हेलो, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। मैं हूँ आप सभी के साथ सुमित्रा। हम ब्याज के प्रतिशत सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके एक भाग की चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने देखा था कि ब्याज के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। उसमें हमने अलग अलग थ्योरी पढ़ी थी, अलग अलग सिद्धांत हमने देखे थे, जैसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, जिसमें हमने बात की थी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता के कारण या पूंजी में उत्पादन की शक्ति के कारण उसे ब्याज प्राप्त होता है। दूसरा हमने देखा था उपभोग स्थगन और प्रतीक्षा सिद्धांत, जिसमें हमने ये देखा था कि उपभोक्ता अपने उपभोग का त्याग कर रहा है या उसको अपने उपभोग को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, इस कारण उसको एक पुरस्कार स्वरूप में ब्याज की प्राप्ति होती है। ठीक है। उसी तरह से बट्टा सिद्धांत देखा था, जिसमें उपभोक्ता अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को अधिक महत्व देता है भावी आवश्यकताओं की तुलना में। तो यदि वो किसी को उधार दे रहा है तो उसको अपनी वर्तमान आवश्यकताओं का त्याग करना पड़ेगा, तो उसके फलस्वरूप उसको एक जो प्रलोभन के रूप में जो दिया दे है वह ब्याज है। इसी तरह फिशर का समय अधिमानता सिद्धांत हमने देखा था, ये भी सेम इसी तरह से था। तो इस तरह से हमने इन सब के कारण हमने देखा था कि ब्याज क्यों उत्पन्न हो रहा है। अब हम उसके दूसरे पक्ष में हम देखेंगे कि ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है, जिसमें हम बचत की मांग और बचत की पूर्ति दोनों की चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से ब्याज दर का निर्धारण होगा। वो उससे पहले हम देखेंगे कि मांग पक्ष में हम क्या शामिल कर रहे हैं बचत का। यहाँ पर देखो, किसी भी इसको देखने से पहले हम एक बात ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ की जब हम कीमत की चर्चा करते हैं तो क्या देखते हैं, हम दो पक्ष देखते हैं। प्राइस के डिटर्मिनेशन में हम दो पक्ष देखते हैं, उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस के रूप में हम देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। अब किसी वस्तु की डिमांड और किसी वस्तु की पूर्ति या सप्लाई, उसके माध्यम से ही हम किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति, इन दोनों तत्वों के माध्यम से हमें क्या मिलेगी, ब्याज दर। यानी कि ब्याज क्या है, पूंजी की कीमत है एक तरह से। तो पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति की जहाँ पर बराबर होगी वहाँ पर क्या होगी, ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे मांग पक्ष या पूंजी का मांग पक्ष, पूंजी का पूर्ति पक्ष, इसके बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे कि पूंजी की मांग क्यों की जा रही है और पूंजी की पूर्ति किसके द्वारा और किस कारणों से लोग कर रहे हैं। या अब देखो, यहाँ पर मांग का पक्ष, डिमांड साइड किसका, पूंजी का। पूंजी की मांग पक्ष में हम ये देखेंगे कि मांग किस कारणों से की जा रही है और किन के द्वारा की जा रही है। तो पूंजी की मांग क्यों की जाती है, उन उद्यमों द्वारा होती है जो रुपया व्यापार और उद्योग में लगाना चाहते हैं और ये फर्में फैक्ट्रियाँ बनाना चाहती है, मशीन तथा औजार बनाना तक क्रिया करना चाहती है। कोई भी व्यक्ति पूंजी या कैपिटल, हम बात करें, हम बैंक से उधार लेते हैं, एक तरह से पूंजी उधार ले रहे हैं। तो हम क्यों ले रहे हैं, किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, किसी को घर बनाना है, किसी को फैक्ट्री कोई मशीनें खरीदनी है ना, कोई अपने उद्योग का एक्सपांड करना है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। तो हम मांग किस कारणों से कर रहे हैं, हम कुछ निवेश करना चाह रहे हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक हम उपभोग कारणों से भी ले सकते हैं, पर यहाँ हम इनकी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक उद्यमी किस कारण से एक पूंजी की मांग कर रहा है। ठीक है। इन पूंजी पदार्थों द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने में समय लगता है। अब इन पूंजी पदार्थों के माध्यम से क्या होगा, जैसे हमने एक फर्म है, एक फैक्ट्री है यहाँ पर, जो कुछ मशीनें के लिए पूंजी उधार ले रही है, वो मशीनें लगाकर किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है। सारी आजकल पूरा मशीनीकृत हो चुका है, तो सब में हम मशीनों का ही यूज़ करते हैं। लेबर पार्ट वो उसका उपयोग कम होकर या उसके एक सहयोगी के रूप में हम मशीनों का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उत्पादित करने में एक समय लगता है और पूंजी पदार्थों द्वारा वस्तुएं अधिक मात्रा में तथा अच्छी क्वालिटी की बनाई जा सकती है। अब जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में भी, एक तो आप हाथ से कपड़ा बना रहे हो और एक मशीन से बना रहे हो, तो उसकी इफ़िशियंसी, उसकी क्वालिटी में आपको फ़र्क दिखेगा, ज़्यादा फिनिशिंग होगी। ठीक है। कम समय में तैयार हो जाएगी। तो ये सब पूंजी के कारण हुआ। पूंजी मतलब आपने कैपिटल खरीदी, उसके माध्यम से आपने अपने एक जो नई मशीनें हैं उनके माध्यम से आपने उत्पादन स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, पूंजी पदार्थों में उत्पादकता का गुण है।
पूंजी पदार्थों में उत्पादकता गुण होने के कहने का मतलब क्या है, उसमें प्रोडक्टिविटी है। पहले आप हाथ से 1 या 2 सूट सिल पा रहे थे, आज आप 10 सिल पा रहे हो, तो पूंजी में, मशीन में क्या है, प्रोडक्टिविटी का गुण है। इस कारण आप उसकी डिमांड कर रहे हो, तो इसके माध्यम से आप अधिक मात्रा में उत्पादन संभव हो पा रहा है, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। ठीक है। अब पूंजी पदार्थों की मांग इसलिए होती है कि उनकी सहायता से उपभोक्ता पदार्थों का उत्पादन किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन के अन्य साधनों के समान पूंजी पदार्थों में आय उत्पादकता शक्ति है। और इसको मापना थोड़ा कठिन है। पूंजी में समय का महत्व अधिक है। अब क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मशीन सिर्फ 1 वर्ष के लिए काम नहीं आती। हमने कोई भी एक मशीन खरीदी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने भी साल चल सकती है। तो उसकी उत्पादकता को हम किस तरह से नापे, ठीक है। तो उसके समस्त जीवन काल में हम एक प्रत्याशित उत्पादकता और आय का विचार हम करते हैं कि इससे हमें कितनी उत्पादकता मिल सकती है। और जब कोई नई पूंजी पदार्थ या नई मशीन हम स्थापित करते हैं तो इससे फर्म की आय में वृद्धि होती है। उस वृद्धि को हम क्या बोल रहे हैं, पूंजी की सीमांत आय उत्पादकता या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। देखो, हमने पहले भी बात की थी, जब हम सीमांत की बात कर रहे हैं, पहले आपके पास 10 मशीनें थी, एक मशीन और लगाई, तो उस मशीन से आपकी उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई, वही क्या हुई, पूंजी की सीमांत आय उत्पादकता। ठीक है, इसको हम सीमांत भावी आय भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक मांग पक्ष देख रहे हैं। अब इसको और थोड़ा देखिए। अब यदि आपने एक नई मशीन लगाई तो उससे उत्पादकता जो मिल रही है वो क्या होगा, धीरे 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 आप जैसे उनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे, 10 मशीन से आपने 11 मशीन खरीदी, 12, 13, 14, 15, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे एक तो क्या होगा, अपने मशीन की डिमांड बढ़ा दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, मशीन की कीमतें बढ़ने लगेगी, तो आपकी लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ से तो क्या हुआ, लागत में वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर क्या हुआ, उन मशीनों से जो उत्पादन बढ़ गया है तो उन वस्तुओं की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, जिस कारण से क्या है, उनकी कीमत कम हो जाएगी। इस कारण से हम एक यहाँ पर देख रहे हैं MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, जो ये कर्व है उसमें अब वो हमने यहाँ गिरता हुआ दिखाया। उसका कारण यही है कि जो एक उद्यमकर्ता समान प्रकार की अधिक मशीनें लगाता जाएगा, मशीन की सीमांत आय उत्पादकता घटती जाएगी, क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में समान प्रकार की मशीनें स्थापित होगी उनसे कुल आय में वृद्धि क्रमशः कम होती जाएगी। उसके हमने दोनों कारण देख लिए। पहला तो क्या था, मशीनों की डिमांड बढ़ने की वजह से लागत उनकी कीमतें बढ़ जाएगी, इसलिए लागत ज़्यादा आएगी उद्यमी की, और दूसरी ओर उनसे उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनकी भी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उनकी भी कीमतों में कमी होने की वजह से जो लाभ का हिस्सा है वो कम हो जाएगा। इस कारण जो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो हमारी गिरती जाएगी। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर दिखाया है। देखो, पूंजी की सीमांत उत्पादकता को दर्शाता है ये हमारा ये डायग्राम, आई जो कर्व है इसमें। तब तक मशीनों को बढ़ाता जाएगा जब तक कि मशीन की सीमांत आय उत्पादकता प्रचलित ब्याज दर के समान नहीं हो जाती। अब देखो, यहाँ पर जो MRP कर्व है वो तो हमने देख लिया कि एक अतिरिक्त पूंजी की इकाई से आपकी उत्पादकता में कितनी वृद्धि हो रही है, कि फर्म की आय में कितनी वृद्धि हुई है, वो उसकी सीमांत आय उत्पादकता है। अब लेकिन वो कब तक नई मशीनें खरीदता जाएगा, वो तब तक वो पूंजी की मांग करेगा या पूंजी का निवेश करता जाएगा, या पूंजी के माध्यम से नई मशीनें मतलब नई मशीनें खरीदता जाएगा तब तक जब तक कि जो उसने पूंजी ली है, मतलब जो उधार पैसा लिया है, उस पर जो ब्याज दे रहा है वो ब्याज दर उस पूंजी से या मशीन से मिलने वाली आय के बराबर ना हो जाए, उसकी उत्पादकता के बराबर ना हो जाए, जो अंतिम या सीमांत आय उत्पादकता है उसके बराबर ना हो जाए, तब तक क्या करेगा, वो मशीनों को बढ़ाता जाएगा। यदि ब्याज की दर कम हो जाती है, अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, R से R1 हो जाए तो क्या होगा, उद्यमकर्ता अधिक मशीनों की मांग करेगा। अब क्या हुआ, जब ब्याज दर कम हो गई तो एक तरह से लागत कम हो गई, अभी उसकी सीमांत आय उत्पादकता ज़्यादा हो गई पहले की तुलना में, तो वो और मशीनें खरीदेगा। अब मशीनें खरीदेगा तो जब तक वो वापस खरीदता जाएगा जब तक कि उसकी सीमांत उत्पादकता गिरकर ब्याज के बराबर ना आ जाए। तो हमने इस डायग्राम में देखा, ON1 जब हमारी ये पूंजी की सीमांत उत्पादक सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, पूंजी है और तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, OR है, तब हमारा जो MRP भी इसके बराबर ही है। अब जब पूंजी निवेश की मांग बढ़कर ON1 हो जाएगी, पूंजी की निवेश की मांग बढ़कर ON1 हो जाती है, तो ON1 पूंजी निवेश की मात्रा से ही पूंजी की सीमांत आय उत्पादकता नई ब्याज की दर OR1 के बराबर होती है। इसके बराबर OR1 के बराबर हो जाए, क्योंकि ON1 हमारी पूंजी की मांग थी। अब हमने क्या किया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई तो
पूंजी की मांग ज़्यादा बढ़ गई और बढ़कर कितनी हो गई N1 पर, इतनी बड़ी कि जिस पर MRP रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, स्पष्ट है कि ब्याज दर के कम होने से पूंजी की मांग बढ़ जाती है। पर यहाँ पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही ब्याज की दर कम हुई, क्या हुई, पूंजी की मांग बढ़ गई। वो हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। MRP वक्र पूंजी का मांग वक्र अथवा निवेश के लिए वस्तुओं का मांग वक्र कहते हैं। MRP वक्र को ही हम क्या बोल रहे हैं, पूंजी का मांग वक्र। जैसे हमने अभी बात की, ब्याज दर का निर्धारण कैसे हो रहा है, पूंजी का मांग वक्र और पूंजी का पूर्ति वक्र से। तो ये मांग वक्र की संरचना हमने देख ली, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, निवेश के लिए बचतों का मांग वक्र भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, एक तरह से क्या होगा आपका इन्वेस्टमेंट कर्व। हम देखो इसको और सिंपल भाषा में देखें तो पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति वक्र का मतलब क्या है, पूंजी की मांग वक्र मतलब पूंजी का जो निवेश वक्र है वही पूंजी का मांग वक्र हुआ। निवेश करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, पूंजी की मांग कर रहे हैं। पूंजी का पूर्ति वक्र क्या है, बचत कर रहे हैं हम। वो जो बचत वक्र है या SS है वही क्या है, पूंजी का पूर्ति वक्र है। इन दोनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं, वो देखेंगे। तो ये जो हमने II वक्र या MRP वक्र दिखाया है, ये क्या है, निवेश वक्र। अब हम बात करते हैं पूंजी के पूर्ति पक्ष की। इसमें हम देखेंगे कि पूंजी की पूर्ति कौन कर रहा है। देखो, पूंजी की पूर्ति उन व्यक्तियों या उन लोगों के द्वारा की जाएगी जो अपनी सारी आय का उपभोग नहीं कर रहे, मतलब अपनी आय का संपूर्ण भाग उपभोग पर खर्च ना कर कुछ भाग सेव कर रहे हैं या बचत कर रहे हैं। यदि बचत करने में कोई कष्ट नहीं होता, मतलब बचत करना इतना आसान होता, तो ये डायग्राम में देखो, बचत लाइन हमारी OX के बराबर होती और जो उद्यमी है तब तक निवेश करता जब तक कि ये लाइन इसके टच ना हो जाए। इसका क्या मतलब है, ये क्या थी, MRP, जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य न हो जाए तब तक वो निवेश करता रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, बचत यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके पीछे भी वो अपनी उसको कुछ उम्मीद कर रहा है, बचत करने के पीछे उसका है कि उसको कुछ ब्याज मिलेगा, कुछ प्रलोभन मिलेगा, इसी कारण वो बचत कर रहा है। अदरवाइज़ वो क्यों करेगा। तो बचत करने में इसका देखो, अब यहाँ पर ये जो कंसेप्ट आया इस कारण आया कि लोग यदि 100 रुपये कल व्यय करने के बजाय आज व्यय करने को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, मतलब उस 100 रुपये से आज कुछ यदि वो उपभोग करे तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। अब इस प्राथमिकता के कारण उनको ब्याज के रूप में 100 रुपये से अधिक रुपये मिलने चाहिए। अब मैं आपको अपना 100 रुपये का उपभोग कम करके आपको दे रही हूँ और आप बोल रहे हो कि मैं 5 दिन या 10 दिन बाद आपको या महीने भर बाद वापस दूंगा, तो मुझे 100 रुपये का त्याग करना पड़ रहा है, तो मैं तब तक नहीं दूंगी जबकि मुझे कुछ प्रलोभन ना हो। तो यदि उस रूप में एक ब्याज का एक प्रतिशत आपको दिया जाएगा, आपके द्वारा मुझे दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, तभी मेरे द्वारा बचत की जाएगी। यदि आपको 100 रुपये से ज़्यादा पैसे चाहिए, मतलब 200 चाहिए, तो आपको वो प्रलोभन ज़्यादा देना चाहिए। भाई 5% नहीं, आप 10% लो, आपको 100 रुपये के बदले में 110 रुपये देंगे। फिर भी मैं तैयार नहीं हूँ तो आपको ब्याज दर और बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको 130 रुपये दे दूँगा, आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो यदि बचत अधिक करनी है, मतलब आपको सामान्य वाले से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो आपको ब्याज अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि जब उपभोक्ता अधिक उपभोग का त्याग करता है तो उसके लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि यदि पहले की तुलना में यदि मुझे और मुद्रा का त्याग करना है, मुझे ज़्यादा बचत करनी है और उपभोग कम करना पड़ेगा, तो क्या होगा, मैं पहले से ज़्यादा ब्याज डिमांड करूँगी कि मुझे पहले से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यदि किसी को या बचत की ज़्यादा आवश्यकता है, पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता है, तो जो निवेशक है वो क्या करेगा, उपभोक्ता को, जिससे उन लोगों को ज़्यादा ब्याज ऑफर करेगा जिनसे वो पैसा लेना चाह रहा है। या फिर अभी बैंक की बात करें, अब बैंक में 10 लोग लोन लेने के लिए चले जाए और उसके पास जो लोन देने के लिए जो पैसा है 5 लोगों के लिए ही है, तो वो क्या करेगा, अपनी ब्याज दर बढ़ाएगा। ठीक है, ये इसी तरह से ये बात है। यदि बचत अधिक करनी है तो ब्याज अधिक देना पड़ेगा, देखो इसमें लिखा है। और क्योंकि जब उपभोक्ता अधिक उपभोग बचत की पूर्ति करता है तो ऊंची ब्याज की दर पर अधिक मात्रा में बचत की पूर्ति होगी। अतः बचत पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता होता है। तो बचत ज़्यादा अधिक, इसका सीधा सा एक लाइन में मतलब देखें तो बचत ज़्यादा कब होगी, ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, उसके लिए हमने इतनी बड़ी ये पूरा पैराग्राफ हमने देखा कि जब ब्याज की दर ज़्यादा होगी तभी बचत ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा प्रलोभन देना पड़ेगा। ठीक है, तो
जो आम पब्लिक है या लोग हैं बचत कब करेंगे, जब ब्याज की दर बढ़ाई जाएगी। इसीलिए हम देखते हो कि आरबीआई के द्वारा जब बहुत इन्फ्लेशनरी स्थिति है, मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति है, तो उसमें क्या होगा, वो ब्याज की दर को बढ़ाते हैं ताकि व्यक्ति अपनी सेविंग्स बढ़ा दे। चलो वापस देखते हैं हम क्या देख रहे थे। अब यहाँ पर हमने पूर्ति पक्ष देख लिया, मांग पक्ष देख लिया। यहाँ इन सब का मतलब सिंपल हम 2 लाइन में हम बात करें तो इनका कहने का मतलब यही था कि जो निवेश वक्र है वो ब्याज का विपरीत फलन है। निवेश में और ब्याज में कैसा संबंध है, विपरीत है। यदि ब्याज की दर अधिक है तो निवेश कम होगा, ब्याज की दर कम होगी तो निवेश ज़्यादा होगा। क्यों? यदि आप बैंक से उधार लेके आ रहे हो तो बैंक वाले ब्याज दर कम रखेंगे तो आप ज़्यादा लोगे या कम लोगे? ठीक है, बैंक वाला यदि ब्याज दर कम कर दे तो लोन की डिमांड आप बढ़ा दोगे। निवेश हेतु ही बढ़ा रहे हो, चलो निवेश हेतु आप डिमांड कर रहे हो, तो निवेश के लिए आप क्या करोगे, जैसे ही ब्याज दर कम होगी, आप भविष्य में यदि कुछ खरीदने वाले होंगे तो वो आप अभी खरीद लोगे। तो जैसे ही ब्याज दर कम होगी आपने क्या किया, निवेश बढ़ा दिया। ठीक है, अब ब्याज दर बहुत अधिक हो गई, पहले 10% थी, अब 15-20% हो गई, तो आप क्या सोचोगे, जब ब्याज दर कम होगी फ्यूचर में या अगले साल, तब मैं खरीद लूँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब ब्याज दर अधिक है तो आप क्या करोगे, कम निवेश करोगे। क्योंकि इसका हमने एक कारण ये भी देखा, जब ब्याज दर अधिक है तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, आपकी मिलने वाली जो आय है, जब तक उस ब्याज से अधिक ना हो तब तक आप निवेश नहीं करना चाहोगे। इस कारण से इन दोनों में क्या होगा, विपरीत संबंध होगा। और दूसरी ओर हम बात करें सेविंग की, तो जितना ज़्यादा ब्याज अधिक दी जाएगी, जो लोग हैं उतनी ज़्यादा बचत करने में या अपने उपभोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो सेविंग है, बचत वक्र है या पूंजी का पूर्ति वक्र है, वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और उसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। और जो निवेश वक्र है उसमें नेगेटिव या ऋणात्मक संबंध है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देखा सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये वैसे ही हैं जैसे किसी वस्तु का डिमांड कर और सप्लाई कर। ये उसका डिमांड कर हो गया किसी वस्तु का, जैसे हम बात करें उसका डिमांड कर, और ये सप्लाई वर्क, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर क्या उसकी कीमत का निर्धारण होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है। ठीक है, अब इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक आप इसको पढ़िएगा।